हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर 7th। ये सिविक्स का 7th चैप्टर है। और वीडियोस को, प्रीवियस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हास्यकरण की समझ। हास्यकरण की समझ। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हास्यकरण किसे कहते हैं। यहाँ आपकी बुक में दिखाया हुआ है हास्यकरण का मतलब आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं और खाली जगह होती है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे क्या होती है? खाली जगह। लास्ट का पेज भी होता है, जैसे कि जहाँ आमतौर पर लिखा नहीं जाता है उसे पन्ने का हास्य कहा जाता है। यानी कि वो पन्ना क्या हो गया? खराब, क्या यूज़ तो हुआ नहीं उसका। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। जैसे कि आपकी कॉपी के लास्ट के पन्ने में कलरफुल एक पेज होता है, इस पे ज़्यादातर काम नहीं किया जाता है उसको ही, यानी कि वो यूज़ में नहीं आया। ऐसे ही हमारे समाज के अंदर भी बहुत से जातियाँ ऐसी हैं जिसका यूज़ नहीं होता, मानते नहीं हैं उनको, जैसे कि आदिवासियों को नहीं माना जाता। तो हास्यकरण का मतलब होता है जिसका यूज़ ना हो समाज में, अगर हम समाज की बात करते हैं तो। इस स्टोरी को हम नहीं पढ़ेंगे, इसकी जो मेन बातों को हम इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आदिवासी कौन होते हैं, या आदिवासी कौन लोग हैं। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ठीक है, जो कहीं पे कई सालों से रहता आ रहा है वो उसका वहाँ का मूल निवासी होता है। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं, आज भी उसी तरह जी रहे हैं। जैसे कि आपको आदिवासियों के बारे में पता ही होगा, जो जंगलों में रहते हैं और वहीं पे वो अपने नेचर में रहना पसंद करते हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। भारत में 8% आबादी किसकी? आदिवासियों की। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई में रहते हैं। भिलाई में हैं। खनन और औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर हैं? आदिवासी इलाकों में ही, जैसे कि जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई। ये जो मैंने आपके अंडरलाइन कर रखी है अलग अलग कलर से, तो आपको यहाँ ऐसे कर लेना है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। थर्ड पॉइंट में क्या है? भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। भारत में कितने आदिवासी समूह हैं? 500 से ज़्यादा। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। इन सब इलाकों के अंदर आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर आदिवासी लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। अकेले उड़ीसा में 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि आदिवासी किस तरीके से दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदाय से बिल्कुल अलग होते हैं। यानी कि दूसरे समाजों से जो आदिवासी हैं वो अलग दिखते भी हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं, बहुत से उनके धर्म भी होते हैं जनजातीय धर्म। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। यानी कि जो हमारे समाज में होते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे धर्म, उनसे उनका धर्म क्या होता है? अलग होता है। वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। तो वो पूजा किसकी करते हैं? अपने पुरखों की
पूजा करते हैं, गाँव की पूजा करते हैं, अपनी प्रकृति यानी कि नेचर की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं, इनका वही निवास माना जाता है, यानी कि वो अपने नेचर की ही पूजा करते हैं। इसका मतलब यही है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांवों की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। पुरखों की पूजा तो घर में की जाती है और ग्राम आत्माओं की गांव की सीमा के भीतर की जाती है पूजा। ठीक है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं। इसका मतलब यह है आदिवासियों को बहुत से कुछ धर्म हमारे समाज के जैसे कि बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म से भी वो प्रभावित हुए, यानी कि उनको थोड़ा बहुत वो अच्छे लगने लगे, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये है आदिवासी। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म माना गया है। तो 19वीं सदी जब चल रही थी तो अधिकतर आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया था। आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म माना गया। कौन सा धर्म माना गया? ईसाई धर्म। आदिवासियों की अपनी भाषाएं भी रही हैं, अलग अपनी भाषा भी बोलते हैं। इनमें से संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। आदिवासी कौन सी भाषा बोलते हैं ज्यादातर? संथाली। आपके लिए मैंने मेन पॉइंट को अंडरलाइन पहले ही कर लिया है, तो आपको यही पढ़ना है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। उनको आज देखा जाता है हाशियाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही, जैसे कि हमारी कॉपी में लास्ट का एक पन्ना होता है जिसको महत्व नहीं दिया जाता, वैसे ही आदिवासी समूह को भी महत्व नहीं दिया जाता। तो उनको हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीनकर आजीविका चलाते थे। जब औपनिवेशिक शासन काल नहीं था, यानी कि अंग्रेज नहीं थे, उस समय से पहले की बात है कि आदिवासी शिकार करके चीजें बीनकर अपना आजीविका चलाते थे, यानी कि अपना खाना पीना करते थे या रोजी रोटी कमाते थे। यानी कि खाना पीना वो ऐसे ही खाते थे, शिकार करके खाते थे या चीजें बीन बीन कर खाना खाया करते थे। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे, एक जगह नहीं रहते थे वो, यानी कि चलते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। कई बार वो स्थानांतरित खेती तो करते थे। स्थानांतरित खेती कौन सी होती है? जो जगह जगह चल जाते जाते करी जाती है। रुक पहले कर ली खेती, वहाँ से अपना अनाज लिया, फिर आगे चले गए। तो अब और कई बार वो रुक के भी अपनी खेती बाड़ी करा करते थे। हालांकि ये परंपरा अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। कि 200 सालों के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में ऐसा बदलाव आया, नीतियों में ऐसा बदलाव आया कि वो जंगल से हटकर अब क्या करने लग गए? लोगों को बागानों में, निर्माण स्थलों में, उद्योगों में या घरों में नौकरी करने के लिए मजबूर हो गए। वो इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्र पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही उन तक सीधी पहुंच है। जैसा कि आपने देखा होगा आपकी क्लास में या आपके समाज में बहुत से बच्चे आपके आस पड़ोस में भी रहते होंगे जिसमें आदिवासी कैटेगरी के लोग भी होते हैं। जैसा कि स्कूल में एससी को आरक्षण मिलता है, वैसे एसटी को भी दिया जाता है हमारे गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी। इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है।
ठीक है, तो इमारत के लिए लकड़ी खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है। आदिवासी जहाँ रहते हैं वहाँ पर खनिज पदार्थ ज़्यादा हैं, अन्य प्राकृतिक संसाधन की भी भरमार है। इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजना के लिए बार बार छीना गया है। इनको क्या किया गया? छीना गया उनसे, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर जो गुट होते थे उन्होंने मिलकर काम किया। काफ़ी बार उनकी ज़मीन जबरन छीन भी ली गई आदिवासियों की, और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। विस्थापित का मतलब जो अपने मेन जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं उसे विस्थापित या विस्थापन कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा विस्थापित कौन हुए? आदिवासी। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। 79% कौन थे? आदिवासी। इन क्षेत्रों के आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क जो कि 40,564 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, और 543 वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि 1,19,776 वर्ग किलोमीटर में है। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। यहाँ पर कौन रहा करते थे इतने इलाकों पर? आदिवासी। अब उन्हें वहाँ से उजाड़ दिया गया है, यानी कि उनको वहाँ से हटा दिया गया है, वो दूसरी जगह पे चले गए हैं गवर्नमेंट की नीतियों के कारण। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि दोबारा जंगलों में रह ले तो उनको क्या कहते हैं? घुसपैठिया कहा जाता है। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनते जाने की वजह से, जो उनके पुराने परंपरागत मतलब सदियों से चले आ रहे निवास स्थानों के छिनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। तो आदिवासी क्या कर रहे हैं? शहरों का रुख करने लग गए हैं, क्योंकि उनसे तो उनकी ज़मीनें छीन ली गई हैं, तो वो शहरों की तरफ या ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी आ जाते हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती है। बहुत कम वेतन पे उनको नौकरियों पर रखा जाता है, बहुत कम सैलरी दी जाती है, मजदूरी करते हैं बेचारे। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो वो उससे क्या होता है? उनकी गरीबी हो जाती है, लाचारी में वो के जाल में फंस जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। तो गाँवों के क्षेत्रों में 45% और शहरों में 35% आदिवासी क्या करते हैं? गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, यानी कि कई बार उनको रोटी, कपड़ा, मकान जैसी स्थिति की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ें उनको नहीं मिल पाती। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। कुपोषण हो जाता है उनको, यानी कि अच्छा पोषण नहीं मिल पाने के कारण वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। खाना पीना उनको ढंग का नहीं मिलता है, इस कारण से क्या होते हैं? वो कुपोषण का शिकार। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है, यानी कि वो पढ़ भी नहीं पाते हैं आदिवासी समूह के लोग। पर अब धीरे धीरे स्थितियां सुधर रही हैं, पर अधिकतर आदिवासी साक्षरता यानी कि पढ़ भी नहीं पाते हैं, उनको पढ़ना भी नहीं आ पाता है इस प्रॉब्लम के कारण। मुसलमान और हाशियाकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। ठीक है, अगर 2011 का आंकड़ा आप देखोगे तो मुसलमान कितने? 42.2% उनकी जनसंख्या है। उन्हें
हाशियाई समुदाय माना जाता है। मुसलमान को भी हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। ये माना जाता है कि उनको दूसरे समुदायों के मुकाबले सामाजिक आर्थिक विकास के ज़्यादा लाभ उनको कुछ ज़्यादा नहीं मिले हैं। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। एक उच्च स्तरीय समिति बनाई। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने, किसने बनाई थी? न्यायमूर्ति यानी कि जज राजेंद्र सच्चर ने की अध्यक्षता में कौन सी समिति बनाई? उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। तो अगर क्वेश्चन आए कि मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा किसने लिया? उच्च स्तरीय समिति ने लिया, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर, जो बनाई गई सन 2005 में। तो उन्होंने इसका जायजा लिया यानी कि देखा। रिपोर्ट में इस समुदाय के हास्यकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदाय से मिलती जुलती है। तो जब उसकी रिपोर्ट आई सामने तो पता चला जो एससी जाति या एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति है उन्हीं की तरह मुसलमानों की भी स्थिति पाई गई। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। यानी कि 7 से 16 साल तक के बच्चे, अधिकतर बच्चे मुसलमान जो हैं वो स्कूली शिक्षा ले पाते हैं, यानी कि बहुत ही कम शिक्षा ले पा रहे हैं। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं कि टोपी पहनी है या बुर्का पहना है तो उससे पहचानते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि हम बाकी लोगों जैसे कि जो मुसलमान हैं हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। मुसलमानों के इस सामाजिक हास्यकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं। अब जहाँ मुसलमान रहते थे बहुत सी जगहों पे, वहाँ से वो भी निकलने लग गए हैं, जिससे अक्सर उनका गैटोइजेशन होने लगता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है, जिसके कारण क्या होती है? हिंसा भी भड़कती है और घृणा भी आती है। तो ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है। जो भी आपके लिए अंडरलाइन करे थे मैंने टॉपिक, उसको आप लिख लेना, जिससे सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे और एग्ज़ाम में भी इसी से आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।